तो बच्चों बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। उम्मीद है कि समझ आया होगा और बनाना सीख भी गए होंगे, या नहीं सीख पाए अभी तक? यस और नो? सीख गए हो कैसे बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर, ये पता होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ठीक है, सो आज पहले तो मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, जो नया टॉपिक है हमारा उसे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नया टॉपिक पढ़ेंगे अपना। ठीक है, अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब तक इस चैप्टर में मैंने क्या क्या आप लोगों को पढ़ा दिया है। मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ा दिया है, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ा दिया है, स्पीड पढ़ा दी है, वेलोसिटी पढ़ा दी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मैंने आपको पढ़ा दी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बेटा एक्सीलरेशन की। एक्सीलरेशन क्या होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन की हम बात करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे, उसके फॉर्मूले जानेंगे, उसके कंसेप्ट्स को जानेंगे, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो लिखिए अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बोले, लिखिए द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम, द चेंज इन velocity of a body in per unit time called acceleration, called acceleration. It is denoted by small a, it is denoted by small a, it is denoted by small a, and its SI unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। नेक्स्ट लाइन से आप लोग लिखेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, और उस पॉइंट में तीन चीजें हैं बेटा हमारे सामने। वो तीन चीजें कौन सी हैं जरा देख लीजिए आप। अगर एक्सीलरेशन होगा पॉजिटिव, कहीं भी आपको एक्सीलरेशन की कोई पॉजिटिव वैल्यू दिखाई देती है, अब झट से समझ जाएंगे कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि स्पीड कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है। समझ आ रही बात? और अगर कहीं आपको दिखता है कि एक्सीलरेशन है नेगेटिव, आप तुरंत समझ जाएंगे कि भैया स्पीड कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। और अगर कहीं आपको एक्सीलरेशन दिखाई देता है जीरो, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि स्पीड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है बेटा? स्पीड कांस्टेंट है। ये तीन बातें आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा तो स्पीड इंक्रीज कर रही है, एक्सीलरेशन अगर नेगेटिव होगा तो स्पीड डिक्रीज कर रही है, और एक्सीलरेशन अगर जीरो होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगी, ना स्पीड बढ़ रही होगी और ना स्पीड घट रही होगी। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ओके, हो गया। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, ध्यान से देखिएगा जरा भाई। नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास में क्या है, मान लीजिए कि यह है हमारी जर्नी का इनिशियल पॉइंट और यह है हमारी जर्नी का फाइनल पॉइंट। यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है और यहां हमारी जर्नी होने वाली है फिनिश। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यहाँ का जो टाइम आप लोगों को गिवन दे रखा है बेटा वो है t1, और यहाँ जो वेलोसिटी है वो है u। हमेशा u को हम इनिशियल वेलोसिटी के नाम से जानेंगे। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और जहाँ हमारी जर्नी फिनिश होती है वहाँ की वेलोसिटी है v,
इसे हम जानेंगे फाइनल वेलोसिटी के नाम से। काहे के नाम से जानेंगे? फाइनल वेलोसिटी के नाम से। और बी पॉइंट पर जो टाइम हम लोगों को दे रखा है वो है t2। समझ आ रही बेटा बात? तो एक्सीलरेशन का जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में वो ये है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को, टाइम नहीं होगा, पूरा चेंज इन टाइम होगा, चेंज इन टाइम, ठीक है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे आप एक बात बताइए, जहां जर्नी हमारी खत्म हुई वहां वेलोसिटी कितनी है? v। और जहां से हमने जर्नी को स्टार्ट किया था वहां वेलोसिटी कितनी है? चेंज बताओ कितना आया? चेंज हो गया v माइनस यू। हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करोगे, चेंज हो गया है हमारे पास में v माइनस यू। होप सो कि समझ आ रही हो बात आप लोगों को। अच्छा, टाइम में कितना चेंज आया मुझे ये बताइए। यहाँ टाइम कितना है? t2। ये t इक्वल टू t2 का मतलब समझते भी हो आप क्या है? इसका मतलब क्या है समझिए जरा ध्यान से। जब गाड़ी यहाँ पहुँची तो हमारी जो वॉच है वो इतना टाइम शो कर रही है, घड़ी इतना टाइम दिखा रही है। समझ में आ रही बात? और जब हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था तब घड़ी इतना समय दिखा रही थी। तो बताओ पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा? भाई मान लो मैंने रिस्ट वॉच पहनी हुई है, स्टॉप वॉच पहनी हुई है मैंने। समझ में आ रही बात? जरा ध्यान से देखिएगा। ये रही, देखो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो इतना टाइम था 2.47 सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड t1। समझ में आ रही बात? और जब जर्नी को हमने फिनिश किया तब टाइम था हमारा इतना, तो ये हमारा कहलाएगा t2। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो जो t1 मैंने पहला टाइम लिखा था और वो जो t2 मैंने दूसरा टाइम लिखा था, उस दूसरे टाइम में से पहले टाइम को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप लोगों को टाइम का डिफरेंस आएगा। समझ आ गई बात आप लोगों को? तो नीचे की तरफ आप लोग रखेंगे बेटा, डिफरेंस ऑफ टाइम मीन्स t2 माइनस के t1। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ये हमारा एक्सीलरेशन होगा बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके साथ साथ एक्सीलरेशन के हमारे एक दो फॉर्मूले और आते हैं जिनका हम यूज करेंगे। वो क्या है वो भी आप लोग साथ साथ समझ लीजिए बेटा। एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला होता है हमारा dv अपॉन dt। वेलोसिटी के अंदर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारा एक्सीलरेशन कहलाएगी। यानी एक्सीलरेशन की एक वैल्यू हमारे पास में ये है dv अपॉन dt। बोलो समझ में आ गई क्या बात? और इसके साथ साथ एक्सीलरेशन की एक वैल्यू है हमारे पास में ये v dv अपॉन dx। इन दोनों कंडीशंस का यूज हम अपनी ज़रूरत के आधार पर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से फॉर्मूले का यूज़ आप लोग कहाँ करोगे, लेकिन आप ध्यान रखें कि दो फॉर्मूले हैं मेरे पास में। एक फॉर्मूला है ये dv अपॉन dt और एक फॉर्मूला है ये v dv अपॉन dx। तो ये हो गया है हमारा एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन वर्ड ही उस समय इस्तेमाल में लाया जाएगा जब स्पीड क्या तो बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। जब स्पीड की वैल्यू इंक्रीज हो या वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तभी हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे, अदरवाइज हम इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, करिए फटाफट नोट डाउन। ओके, चलिए देखिए अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास में क्या आता है बेटा। एक छोटा सा एग्जाम्पल इसके ऊपर पढ़ते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। भाई यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है बेटा और इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई तो स्टॉप वॉच में जो टाइम था वो था 1 सेकेंड। समझ में आ रही बात?
यानी 1 सेकेंड पर मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। हर बच्चा ये सोचता है कि टाइम बराबर 0 पर जर्नी स्टार्ट होती है, नहीं, कितने भी टाइम पर जर्नी स्टार्ट हो सकती है। जब घड़ी में टाइम 1 सेकेंड था तब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। बी पॉइंट पर आकर हमारी जर्नी हो गई फिनिश, और इस बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी हमें दे रखी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। जहाँ हमारी जर्नी फिनिश होती है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं v। ठीक है बेटा, देखो आगे हमारी जो जर्नी फिनिश हुई है वो टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पर फिनिश हुई है, टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड पर। समझ आ रही बात? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आया है? dv का मतलब होता है, देखो ये डेल्टा v कह लो या dv कह लो, इसका मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो v माइनस यू। अब बताइए v की वैल्यू क्या है आपके पास में और u की वैल्यू क्या है आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम नाम देते हैं बेटा चेंज इन टाइम। देखते हैं कि टाइम में कितना चेंज आया है। डेल्टा टी इज इक्वल टू, बताइए वहाँ कितना टाइम है 4, और जब हमने जर्नी को स्टार्ट किया तब कितना टाइम था 1, तो वैल्यू आ गई है हमारे पास में 3 सेकेंड। वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है इतना और टाइम के अंदर चेंज आया है इतना। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब एक्सीलरेशन निकालने का तो बहुत ही साधारण सा फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बताइए वेलोसिटी में कितना चेंज आया बेटा आपके पास में और टाइम में कितना चेंज आया, तो हमारे पास में एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल गई है ये 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत बेसिक लेवल का सवाल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। बोलो बेटा, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके, नेक्स्ट। इजी है बहुत। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हमारे पास में टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आता है टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, हमने एक्सीलरेशन को यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट। एक्सीलरेशन को हमने यहाँ से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक को हम नाम देते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक को हम नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है, अब ध्यान से आप सुनिए बेटा। नंबर 1 है मेरे पास में यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मीन्स ध्यान से सुनिएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है हर एक सेकंड के दौरान इक्वल चेंज आ रहा है स्पीड के अंदर। देखो ध्यान से कैसे, मान लो कि पहली सेकंड में हमारी स्पीड बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड, अगली सेकंड में भी हमारी स्पीड बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड, उससे नेक्स्ट एक सेकंड में भी हमारी स्पीड बढ़ी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी घर से आप लोग स्कूटी, बाइक या जो भी आपके पास में है वो लेकर निकले, फर्स्ट सेकंड आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, अगले नेक्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, थर्ड सेकंड में आपकी स्पीड हो गई 30, फोर्थ सेकंड में हो गई 40, फिफ्थ सेकंड में हो गई 50। तो बताओ हर सेकंड में स्पीड कितनी इंक्रीज हो रही है? 10। जब हर सेकंड कांस्टेंट तरीके से स्पीड चेंज होती है उसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन।
बताइए समझ आया नहीं आया? या हम इसे कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन? एक जैसे तरीके से आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या एक जैसे तरीके से घट रहा है, वो हमारा कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। दूसरा तरीका क्या है भाई? दूसरा तरीका यह है कि हम घर से अपनी स्कूटी लेकर निकले, पहली सेकंड हमारी स्पीड है 10, अगली सेकंड हमारी स्पीड है 20, अगली सेकंड हमारी स्पीड है 40, अगले सेकंड हमारी स्पीड है 80, उसके बाद में है 150, उसके बाद में है 200। बहुत तेजी के साथ में रैपिडली इंक्रीज कर रही है, नहीं कर रही है? फर्स्ट सेकंड में कितनी थी? 10, अगली सेकंड में कितनी हो गई? 20, उससे नेक्स्ट सेकंड में कितनी हो गई? 40। एकदम से छलांग 40 पर लगाया, 30 को स्किप कर दिया बीच में से। समझ में आ रही बात? उसके बाद कितनी हो गई? 80, वो बीच के सारे नंबर खत्म कर दिए। उसके बाद 150 हो गई। समझ में आ रही बात? यानी जब रैंडमली स्पीड बढ़ती है, रैंडमली स्पीड आपकी इंक्रीज करती है, रैंडमली आपकी स्पीड डिक्रीज करती है, उसे हम लोग नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या नाम देते हैं? और फाइनली हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस। भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब तो बड़ा ही आसान है। मान लो कि ये मार्कर मूव कर रहा है, समझ में आ रही बात? जब ये मार्कर मूव कर रहा है तो मैंने इस मार्कर को यहाँ रोक लिया और कहा कि भाई बता तेरा यहाँ एक्सेलरेशन कितना है। मार्कर को हमने यहाँ बीच रास्ते में ही रोक लिया और बीच रास्ते में मार्कर को पकड़कर पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना है। तो मार्कर का इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। मार्कर ऐसे मूव कर रहा है, मैंने यहाँ पकड़ लिया उसे, पूछा कि बताओ यहाँ एक्सेलरेशन कितना है, वो भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। किसी एक पॉइंट पर पूरी जर्नी में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, उस पॉइंट पर जितना एक्सेलरेशन होगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। और जब स्पीड एक जैसे तरीके से बढ़ती है तो वो तो कहलाता है यूनिफॉर्म, और जब एक जैसे तरीके से घटती है तो वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाता है? जब स्पीड एक जैसे तरीके से बढ़ेगी वो तो कहलाएगा यूनिफॉर्म। जब स्पीड रैंडम तरीके से बढ़े या घटे, रैंडम तरीके से, कोई डेटा फिक्स ना हो, कोई पर्टिकुलर पैटर्न ना हो, उसे हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म। और पूरी जर्नी में से कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। हालांकि क्वेश्चंस करने के दौरान इनकी हमें कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। समझ में आ रही बात? लेकिन हाँ इतना है कि आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है और इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है। समझ आ गई बात आप लोगों को? ओके, तो यूनिफॉर्म में हम लोग लिखेंगे यहाँ एक्सीलरेशन की वैल्यू रहती है कांस्टेंट। बेटा कैसी रहती है? समझ में आ गई बात आप लोगों को? यहाँ एक्सीलरेशन कैसा रहता है? वेरिएबल। कैसा रहता है? चेंज होता रहता है, वेरिएबल। समझ में आ रही बात? और इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt या v dv अपॉन dx। इसका मतलब है dv अपॉन dt या दूसरा फॉर्मूला है इसका v dv अपॉन dx। समझ में आ रही बात? कोई डेफिनेशन नहीं लिखनी है, कोई ऐसी चीज नहीं लिखनी है, जैसे मैंने बना रखा है एज इट इज अपनी कॉपी में नोट कर लो। समझ आया तनुश्री? कांस्टेंट क्या कहलाएगा हमारा? जब स्पीड बिल्कुल एक जैसे तरीके से क्या करती है? इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, वो तो हो गया कांस्टेंट। और यहाँ क्या हो रहा है? कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं, कभी घटा रहे हैं, कभी ब्रेक लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म। और इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि जर्नी के किसी भी पॉइंट को पकड़कर वहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा, वो इंस्टेंटेनियस कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ गए ना? एक्सेलरेशन होगा कब? जब स्पीड चेंज होगी। क्या होगी? अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। याद रखना, अगर स्पीड ही चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा हमारे पास में। बोलिए समझ आया नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो क्लियर कर लेना मुझसे उसे अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, चलो बेटा अब हम बढ़ते हैं एक्सेलरेशन की न्यूमेरिकल एनालिसिस पर। हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी के अंदर, न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो बेटा ऐसा है, मैंने 3 चीज़ें आपको बता चुका हूँ। मैं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कराना स्टार्ट करूँ तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले
ये चीज़ आप लोग दोबारा से अपनी कॉपी में लिख लें और अच्छे तरीके से इसे याद कर लें। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि स्पीड कर रही है इंक्रीज, और अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि स्पीड कर रही है डिक्रीज, और अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि स्पीड है कांस्टेंट। बेटा स्पीड कैसी है, और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है ना बेटा, जनरली एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होता है, बात सुनिए ध्यान से, जनरली एक्सीलरेशन नेगेटिव कब होता है। पहली बात तो आप ये जान लो कि इसे हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग डी एक्सीलरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन के नाम से जानते हैं। और ये रिटार्डेशन या डी एक्सीलरेशन तब होता है जब स्पीड घट रही होती है, और स्पीड घटने का मतलब यह है कि बॉडी धीरे 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 रेस्ट में आ रही है। काहे में आ रही है? अब मान लो कि तुम किसी व्हीकल से जा रहे हो, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है, तुम एकदम से ब्रेक अप्लाई करते हो, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, और घटकर बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी। तो ज़्यादातर ये जो रिटार्डेशन वर्ड है ये तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब कोई चीज़ बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश करती है। आपके पास में एससी वर्मा उठा लो या एनसीईआरटी उठा लो, जितने भी क्वेश्चन रिटार्डेशन के ऊपर आएंगे वो उस कंडीशन में आएंगे कि देखो, मान लो कोई आदमी 4 व्हीलर से जा रहा है, उसने अपने रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल देखा, ऑब्स्टेकल मान लो कि किसी स्टूडेंट को देख लिया, वो क्या करना चाहता है कि दोनों की टक्कर को, दोनों के एक्सीडेंट को बचाना चाहता है। समझ में आ रही बात? तो वो क्या करेगा, तुरंत ब्रेक अप्लाई करेगा। ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी काहे में आना स्टार्ट कर देगी, रेस्ट में आना स्टार्ट कर देगी, तो वहाँ हमारा रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन वर्ड जब भी क्वेश्चन में आएगा आप इसकी वैल्यू को नेगेटिव लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? ध्यान रखिएगा अच्छे से, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, फॉर्मूले हमारे पास में एक्सीलरेशन के 2 ही हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। एक फॉर्मूला तो हो गया हमारे पास में ये, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो हुआ या नहीं हुआ? चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन टाइम, एक फॉर्मूला तो हो गया मेरे पास में ये। दूसरा फॉर्मूला है मेरे पास में ये dv अपॉन dt, dv अपॉन, और अगला फॉर्मूला है मेरे पास में ये v dv अपॉन dx। ये मेरे पास में 3 फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर मैं एक्सीलरेशन के सारे सवाल बनाने वाला हूँ, सारे A to Z सारे क्वेश्चन में इन्हीं के ऊपर बनाने वाला हूँ। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब शुरू करते हैं काम। देखो भाई सुनो ध्यान से, ये बताइए, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी dx अपॉन dt के इक्वल होती है। प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि जो वेलोसिटी होती है वो dx अपॉन dt के इक्वल होती है। होप सो कि आता हो इतना आप लोगों से, आपको पता भी हो, ठीक है। और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि जो एक्सीलरेशन होता है वो dv अपॉन dt होता है। बोलो होता है या नहीं होता है? अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से बात सुनिएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू है dv अपॉन dt। हम एक छोटा सा काम करेंगे बेटा, यहां पर हमने dx से मल्टीप्लाई किया ऊपर और dx से मल्टीप्लाई किया नीचे, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा यार? 9th में 10th में मैथ्स के सवाल सॉल्व करने के लिए तुमने खूब ऐसा किया है, ऊपर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे किसी, रेशनलाइज किया है या नहीं किया है? वही तो काम है। और है क्या यहाँ पर, dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, dx से नीचे कर दिया, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? dx। और ये क्या लिखा हुआ है? तो dx को अगर dt से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो क्या कंडीशन बन जाएगी मेरे पास में, ध्यान से, dx अपॉन dt इज कॉल्ड v। अरे बच गया? यहां क्या बचा मेरे पास में, और यहां क्या है? सो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v dv अपॉन dx। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक फॉर्मूला मेरे पास में ये हो गया वेलोसिटी का, एक मेरे पास में ये हो गया, और एक मेरे पास में ये हो गया। अब कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला आपने कहाँ से बना दिया, हमें पता नहीं चल पाया कहाँ से आपने बना दिया। तो हमने आपको बताया यहाँ किस तरीके से बनेगा। dx से ऊपर मल्टीप्लाई किया, dx से नीचे मल्टीप्लाई किया, और ये dx अपॉन dt क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। ये dv ऊपर आ गया, ये dx नीचे आ गया, ये हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी। बोलिए समझ आया या नहीं आया? ऐसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारे पास में ये। अरे भाई ध्यान से,
बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। मुझे वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन दे रखी है, ये रही दे रखी है, और मुझसे पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको बताना है कि टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड पर कितना एक्सीलरेशन होगा। फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये देखो कि हमें गिवन क्या दे रखा है। भाई हमें गिवन दे रखी है वेलोसिटी, और हमें एक्सीलरेशन निकालना है, और वो भी टाइम इक्वल टू 1 पर निकालना है। एक ही टाइम दे रखा है ना? अरे एक ही टाइम दे रखा है, कोई टाइम की रेंज तो नहीं दे रखी है आपको। याद करो मैंने क्या कहा था, जब टाइम की रेंज दे रखी होगी तब तरीका अलग होगा, और जब एक टाइम दे रखा होगा तब तरीका अलग होगा। वेलोसिटी हमें गिवन दे रखी है, 1 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी एक्सीलरेशन बताना है। तो वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में बदलने का एक ही तरीका, डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कर दिया डिफरेंशिएशन। भाई यहाँ देखो, इधर उधर नहीं, बिल्कुल भी पूरा फोकस यहाँ करो। वेलोसिटी का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, dv अपॉन dt। समझ में आ रही बात? अच्छा ये क्या है, टाइम की पावर 3। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, 3t²। और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, 2t, और 1 का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 0। और dv अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में, 3t² प्लस 2t। अरे दिख रहा है? अब मैंने जस्ट अभी आपके सामने लास्ट लाइन में क्या लिखा था, एक्सीलरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब पहचान कराता हूं कौन सा यूनिफॉर्म है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है। देखो यहाँ जो एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल कर आई वो टाइम के टर्म में निकल कर आई या एक नंबर निकल कर आया, टाइम के टर्म में। जब एक्सीलरेशन की वैल्यू टाइम के टर्म में निकल कर आए तो वहाँ एक्सीलरेशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। कैसा होता है, यानी जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू यहाँ बड़ी रखता जाऊँगा, 1 सेकेंड रखूँगा तो 1 सेकेंड के हिसाब से एक्सीलरेशन निकल जाएगा, 2 सेकेंड रखूँगा तो 2 सेकेंड के हिसाब से निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि टाइम की मैं कोई भी वैल्यू यहाँ रखूँ तो एक्सीलरेशन की एक ही वैल्यू निकल कर आए। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं टाइम की कोई भी वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, कोई भी वैल्यू मैं टाइम की रख दूँ और आंसर मेरे पास में टाइम से डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये एक्सीलरेशन। कुछ भी आप टाइम की जगह रख दो, एक्सीलरेशन आपका वही आएगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बदल बदल के रखते रहोगे वैसे वैसे एक्सीलरेशन भी चेंज होता रहेगा। तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? अब आपसे 1 सेकेंड पर पूछा है कितना एक्सीलरेशन होगा, बस टाइम की जगह 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास में, 3 1² प्लस 2 इंटू 1। अरे समझ आया? 1² कितना हो गया, 1 इंटू 3, और ये कितना हो गया 2, एंड द आंसर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए, सुन जाइए 1 मिनट ध्यान से। मैंने आपके सामने ये लिखा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10t, सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t, ये लिखा मैंने आपके सामने। और मैंने कहा कि भाई टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड पर ये बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा। व्हेन टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड, जब टाइम 5 सेकेंड है तब एक्सीलरेशन कितना होगा आपको ये बताना है। तो आई थिंक इतना तो सबको पता होगा वेलोसिटी को एक्सीलरेशन में बदलना कैसे है। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एक्सीलरेशन में बदल जाएगा। करो भैया डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, dv अपॉन 10, और t का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, 1। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? dv अपॉन dt क्या हो गया बेटा मेरे पास में। अब मुझे ये बताओ कि जो एक्सीलरेशन मेरा निकल कर आया है क्या वो टाइम पर डिपेंड कर रहा है? मैं चाहे टाइम की दुनिया की कोई भी वैल्यू यहां रख दूं, एक्सीलरेशन रहेगा 10 ही। पहली बात तो यहां टाइम का कोई टर्म है ही नहीं, है कोई टर्म? तो इसका मतलब यह है कि 1 सेकेंड पर भी इतना ही एक्सीलरेशन है, 2 सेकेंड पर भी इतना ही है, 3 सेकेंड पर भी इतना ही है, 4 सेकेंड पर भी इतना ही है, 5 सेकेंड पर भी इतना ही है। तो इसे हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या नाम देंगे?
अब बताओ नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में पहचान हो गई क्या? जो एक्सिलरेशन टाइम के साथ बदलता रहे, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता रहे, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। और जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो वो क्या कहलाएगा हम लोगों का? वो यूनिफॉर्म कहलाएगा। बताइए क्लियरिटी आई है या नहीं आई है? अब जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमारे पास में यहां आया बेटा, x t टू दी पावर 3 प्लस 2t प्लस 1, x डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। समझ में आ रही बात? हमें कहा कि भाई एक्सिलरेशन बताओ कितना होगा। एक्सिलरेशन बताइए कितना होगा जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है। जब टाइम की वैल्यू क्या है तो आपको पहचान करके बताना है कि एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। चेक करते हैं पहले। x दे रखा है हमें, x का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट दे रखा है हमें। पहले डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलो। काहे में बदलो? पहले डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में बदलो। एक बार डिफरेंशिएशन करो एक बार डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2, t का हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा? लो बेटा वेलोसिटी की वैल्यू निकल गई हमारी ये 3t स्क्वायर प्लस 2 निकल गई। मैं बार बार आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि जिससे डिफरेंशिएशन नहीं आता है भाई सीख ले। लाइफाई लर्निंग पर फ्री एक्सेस में हमारे लेक्चर अवेलेबल हैं, तो मैं नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे ढूंढवा कर यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए, उसे ज़रूर सीख लो। ठीक है, वेलोसिटी निकल गई हमारी। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन बनाओ। अभी तो सिर्फ वेलोसिटी निकली है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक और बार करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा भाई? dv अपॉन dt, 3 t स्क्वायर का क्या होगा? 2t और 2 का क्या होगा? और dv अपॉन dt क्या कहलाएगा? अब बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है? 4t, ओ सॉरी 60। अब बताओ अगर मैं टाइम की जगह 0 रखूंगा तो एक्सेलरेशन भी 0, टाइम की जगह 1 रखूंगा तो एक्सेलरेशन 6, टाइम की जगह 2 रखूंगा तो एक्सेलरेशन 12। टाइम बदलने से एक्सेलरेशन बदल रहा है नहीं बदल रहा है? तो ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गई बात? और कितने टाइम पर हम लोगों से पूछ रखा है? 1 पुट कर दो यहाँ पर, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है हमारी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियरिटी आई या नहीं आई? अब थोड़ा सा नोट कर लो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, करो फटाफट। ये कर लिया है क्या नोट डाउन? ये कर लिया है नोट डाउन? ठीक है, करिए नेक्स्ट। तो सैटरडे जो टेस्ट हुआ था उसमें डाउट भी निकले होंगे, ये सब बना दिए क्वेश्चन। अभी लास्ट के 10 मिनट में डाउट डिस्कस करते हैं आप लोगों के। सबने दिया था ना टेस्ट? ठीक है, देखते हैं कि भाई कैसा था तुम्हारा टेस्ट। ये बताइए क्लियर हो गया है क्या? ठीक है, ओके, करिए फटाफट नोट डाउन। डन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की पहचान आप लोगों से ज़रूर आनी चाहिए कि कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है,
हाँ बेटा, हो गया, जल्दी से फिनिश करो। चलिए देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में आती है कुछ ऐसी, यहाँ फोकस करिएगा अच्छे से। x आपको दे रखा है t⁴ माइनस के 3t² प्लस t⁻³ प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। एक बड़ी सी इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा फाइंड एक्सीलरेशन, ध्यान से, फाइंड एक्सीलरेशन या हाँ फाइंड एक्सीलरेशन एट टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। चलिए बताइए कैसे निकालेंगे, बताओ भाई। तो क्या बदल काहे में आ जाएगा, ये वेलोसिटी में आ जाएगा। चलिए x का डिफरेंशिएशन करते हैं। x का डिफरेंशिएशन हो गया dx/dt और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 4t⁻3, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 60। देखो t² का कितना हो जाएगा बेटा 2t, और 2t की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 60, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3t² और t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ये हमारी क्या निकल चुकी है, वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी की वैल्यू आ गई हमारी ये 4t⁻³ माइनस के 60 प्लस 3t² प्लस 2। लेकिन अभी तो हमें एक्सीलरेशन चाहिए, तो इसका एक और बार हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चलिए एक और बार कर देते हैं, dv/dt ये बन जाएगा एक्सीलरेशन 4। चलिए t⁻³ का करेंगे तो कितना आएगा बेटा 3t² माइनस के 6, t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 3, इस t² का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t, और 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12t² माइनस 6 प्लस 60। बोलिए समझ आया नहीं आया? अब तो कुछ भी नहीं करना यार, एक्सीलरेशन आ चुका है हमारे पास में। वंशिका बताओ एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक्सीलरेशन की इक्वेशन में टाइम का टर्म आ रहा है ना टाइम का टर्म, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म है। और ध्यान रखिएगा जहां भी एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा आप वहां मोशन की इक्वेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वो जो आप 9th क्लास में मोशन की इक्वेशन पढ़ते थे ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, 4 इक्वेशन पढ़ेंगे आप 11th क्लास में। वो इक्वेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए नहीं है, वो सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए है। समझ आ रही बात? नॉन यूनिफॉर्म को तो ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा विद द यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन, इसी का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। बस एक काम करते हैं, जहां जहां टाइम है वहां वहां 2 पुट कर देते हैं। यहां करें 2 पुट, 2² कितना होगा 4 × 12 48, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे 12, 6 × 2 12, 48 और 12 60, 60 सर, 60 माइनस 6 कितना आएगा 54। करेक्ट आंसर इज 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। टाइम इक्वल टू t सेकेंड पर इतना एक्सेलरेशन हमारा होने वाला है। देखिए अभी आप लोग आगे, जैसे कि नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास में बनी x इज इक्वल टू 3t³। अरे यहाँ देखना भाई ध्यान से जरा, माइनस 4t², 4t नहीं रखते हैं यार, माइनस हाफ t² प्लस t प्लस 1। यह है बेटा मेरे पास में x की वैल्यू। प्रॉब्लम ये बनी, देखो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या पूछी गई है, फाइंड वेलोसिटी व्हेन
एक्सीलरेशन इज 0, ये बनी बेटा प्रॉब्लम मेरे पास में। फाइंड वेलोसिटी व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, यानी गिवन क्या है मुझे, गिवन है मुझे एक्सीलरेशन 0 है, और फाइंड क्या करना है मुझे, वेलोसिटी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है, जब एक्सीलरेशन 0 होगा। तो सबसे पहले आप इस डिस्प्लेसमेंट को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे भाई डिस्प्लेसमेंट को एक्सीलरेशन में कन्वर्ट, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे x का तो बन जाएगा dx/dt, और उसे हम नाम देंगे वेलोसिटी 3। करो बेटा इसका डिफरेंशिएशन, बताओ कितना होगा, 3t² माइनस हाफ, t² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2t, t का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, और 1 का कितना होगा, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 9t² माइनस t प्लस 1। क्लियर, एनी प्रॉब्लम, गुड। अब इसका बनाओ एक्सीलरेशन, अब इसका एक्सीलरेशन बनाओ, एक और बार डिफरेंशिएशन करो, टाइम के रेस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएशन किया 9। सोनिया बताओ t² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2t, खाली t का क्या होगा भाई, और 1 का क्या होगा, तो ये बन गया हमारा एक्सीलरेशन, बन गया। और उसने हमें क्या रखा है कि एक्सीलरेशन किसके बराबर है भाई, व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, जब एक्सीलरेशन 0 हो तो वेलोसिटी बतानी है। तो हमने पहले एक्सीलरेशन को निकाला और 0 के बराबर रख दिया। क्या आंसर बना बेटा हमारे पास में, 18t माइनस 1 इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1/18 सेकेंड। इतने टाइम पर एक्सीलरेशन 0 होगा, जब इतना टाइम होगा, इतने टाइम पर एक्सीलरेशन क्या होगा, हमने एक्सीलरेशन निकाला और 0 के बराबर रख दिया, इतने टाइम पर एक्सीलरेशन 0 होगा। लेकिन भैया टाइम थोड़ी निकालना था, क्या निकालना था, इस वेलोसिटी को यहाँ से उठाओ और ये जो वेलोसिटी की इक्वेशन बनाई है ना, यहाँ टाइम की जगह पुट कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास में 9, टाइम की जगह रखेंगे 1/18 का होल स्क्वायर माइनस 1/18 प्लस 1। लो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा अब इसे, ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर निकल जाएगा कि जब एक्सीलरेशन 0 है तो वेलोसिटी हमारी इतनी रहने वाली है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत देखने को मिलेगा, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हर बार, ठीक है। अब बताओ कुछ आइडिया हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अरे बताइए। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप नेक्स्ट बात करेंगे। बेटा इस बार हमारे पास में प्रॉब्लम थोड़ी ना अलग चीज पूछी है। देखो क्या पूछा है, x इज इक्वल टू t⁻³ प्लस t² प्लस t प्लस 1। हमसे पूछा है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन पूछा है। क्या पूछा है, और वो पूछा है बिटवीन टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड टू टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड। 1 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा। समझ में आ रही बात, सवाल थोड़ा सा हटके है, जो अब तक हम पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा अलग है प्रॉब्लम, ये कंडीशन हमें दे रखी है। अब सबसे पहले तो भाई डिस्प्लेसमेंट का तो कोई भी काम नहीं है एक्सीलरेशन निकालने के लिए। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता क्या है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, या कह लो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर एक्सीलरेशन निकालना है तो तुम्हारे पास में वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी तो है ही नहीं हमारे पास में, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो। एक काम करो, कैसे निकलेगी वेलोसिटी जरा बताओ। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, वेरी नाइस, ये बन गया वेलोसिटी। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, +2, t² का कितना होगा, t का कितना होगा, और 1 का कितना होगा। लो बेटा वेलोसिटी हमारे सामने निकल कर आ गई है, ये 3t² प्लस 4t प्लस 1। बोलो समझ आया नहीं आया। अब देखो हमें इस बार टाइम का इंटरवल दे रखा है, दे रखा है ना इंटरवल, एक टाइम तो नहीं दे रखा है, पूरा इंटरवल दे रखा है, दे रखा है पूरा इंटरवल। जब इंटरवल दे रखा होता है तब हम कैसे निकालते हैं बेटा एक्सीलरेशन निकालने का तरीका। जब इंटरवल दे रखा होता है ना तब एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात, इंटरवल में हम ऐसा करते हैं। फाइनल टाइम बताओ क्या है, यहाँ रखेंगे v4,
इनिशियल टाइम बताओ क्या है, यहां रखेंगे v1, समझ में आ रही बात। फाइनल टाइम है 4 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 1 सेकेंड, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां क्या रखेंगे, टाइम का डिफरेंस मैंने नीचे रख दिया। अब v4 कैसे निकल कर आएगा, v4 कैसे निकल कर आएगा, v4 ऐसे निकलेगा जहां जहां टाइम दे रखा है वहां वहां 4 पुट कर दो। वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारे पास में है या नहीं है, अरे बताओ यार, वेलोसिटी की इक्वेशन तुम्हारे पास में ऑलरेडी है, जहां जहां टाइम दे रखा है वहां वहां 4 पुट कर दीजिए। जब यहां 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर कितना हो गया, 16 इंटू 3 48 हो गया। यहां 4 रखेंगे, 4 इंटू 4 16, 48 और 16 64 हो गया, और 64 और 1 कितना हो गया, लो साहब v4 की वैल्यू आ गई 65 आ गई। अब निकालते हैं v1। हिमांशु बताओ v1 कितना आएगा, कैसे निकालेंगे v1, टाइम की जगह 1 पुट कर देंगे, ये 3 ये 4 ये 1, कितनी वैल्यू आएगी 8 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज एक्सिलरेशन इज इक्वल टू v4 बोलो 65 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3। एनी प्रॉब्लम, क्या आंसर बनेगा हमारे पास में जरा बताइए, 57 डिवाइडेड बाय 3 आएगा बेटा, और 57 और डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा 29 मीटर पर सेकेंड, राइट, 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इतना आएगा हमारे पास में। ओ सॉरी गलती से लिख दिया भाई, 19 आ जाएगा भाई, 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा हमारा एवरेज एक्सिलरेशन। अब आपकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कब डिफरेंशिएशन का यूज करना है और कब इसका यूज नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कब यूज करना है कब यूज नहीं करना है। समझ में आ गई बात, ओके, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ से करना है नोट, यहां तक तो कर रखा है ना, बुक्स के लिए मैं आपको कई बार बोल चुका हूं भाई, और अब आप लोगों को अपनी बुक्स अपने साथ में लेकर रखनी है, क्लास में हर समय अपने साथ अपनी बुक्स लेकर आनी है। बुक्स आप लोगों को, जो हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिनके पास में जिनका बैकग्राउंड मैथ्स है, उन लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एससी वर्मा और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये 4 बुक उन लोगों को लेनी है जिनका बैकग्राउंड मैथ्स है, ठीक है, एनसीईआरटी, उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एससी वर्मा और एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। और जिन लोगों का बैकग्राउंड बायोलॉजी है या जिन्हें नीट के लिए जाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक बुक आती है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के नाम से, बहुत शानदार बुक है, और वो एक कंप्लीट मटेरियल है नीट के लिए, बिल्कुल मतलब उससे बाहर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट मटेरियल है, वो आप लोगों को बुक लेनी है अपने पास में, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिंगर टिप्स और प्रीवियस ईयर जरूर लेने हैं, जिससे आपको आइडिया हो कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हो या नहीं जा रहे हो। प्रीवियस ईयर लेने से फायदा ये पता चलेगा आप लोगों को, चाहे जेई के हों चाहे नीट के हों, कि आप जो पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चंस आप कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे हमने यूनिट मेजरमेंट एरर का चैप्टर आपको पढ़ा दिया, तो जब वो चैप्टर पढ़ लो तब वो प्रीवियस ईयर से लगा कर देखो कि तुम 90% 80% क्वेश्चन लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। समझ में आ रही बात, अगर 80% 90% क्वेश्चन तुम चैप्टर पढ़ने के बाद अपने आप से लगा पा रहे हो तो बहुत बढ़िया जा रहा है आप लोगों का काम, ठीक है। और अगर नहीं लगा पा रहे हो तो उसका मतलब है कि कंसेप्ट्स वीक है और काम करने की जरूरत है उनके ऊपर, ठीक है। आगे करें, लेकिन ये बुक ले लो जो मैंने आप लोगों को बताई है, अगर अच्छे तरीके से काम करना चाहते हो, और अगर मात्र एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, खाना पूर्ति करनी है, फिर अपने हिसाब से भाई चलते रहो, जैसे तुम लोगों को चलना है वैसे चलते रहो, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, हो गया।
तो ये बुक्स ले लो जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, और अपना सारे क्वेश्चंस को जैसे जैसे होमवर्क कॉपी में बता रखा है वैसे वैसे आप लोगों को